हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 11th और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं 6th चैप्टर दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। अपने प्रीवियस सेशन में हमने इस चैप्टर के लिए पूरे कंसेप्ट पढ़ लिए थे, हर एक चीज को समझ लिया था। आज से हम इस चैप्टर के क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे और अपने कुछ अगले सेशंस में इससे रिलेटेड बाकी टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने में क्या मजा है, क्यों जरूरी है? क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और आपके स्कूल के एग्जाम्स में भी। आगे बढ़ने से पहले, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, अदर फेमस राइटर्स की जो बुक्स हैं, उनका कंटेंट हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एनडीएससी एंड ओलंपियाड अवेलेबल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई फीस नहीं देनी है। आप अपनी पढ़ाई बहुत आराम से कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के साथ विद द क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट टीचर्स। इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अच्छा, पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमेशा ये बात याद रखनी है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हर ऑप्शन को पढ़ना है और उसके बाद ही आंसर मार्क करना है, भले ही आपको पहले ऑप्शन में आपका आंसर मिल जाए। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 1 says a transverse section of stem is stained first with saffronin and then with fast green following the usual schedule of double staining for the preparation of permanent slide. What would be the color of the stained xylem and phloem? क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन्होंने एक स्टेम लिया, स्टेम का एक पार्ट लिया, उसको स्टेन करना चालू किया। तो वैसे तो जब किसी प्लांट पार्ट को हम स्टेन करते हैं या फिर ह्यूमन बॉडी में या किसी एनिमल की बॉडी में हमको कोई सेल या टिश्यू पढ़ना होता है तो उसकी हम स्टेनिंग करते हैं और स्टेन करने के लिए, कलर लगाने के लिए उस पर्टिकुलर सेल पर, ताकि हम उस सेल का शेप और स्ट्रक्चर पढ़ सकें, इसके लिए अलग अलग वेराइटी ऑफ स्टेन्स अवेलेबल होते हैं, जैसे हीमोटॉक्सिलिन, इओसिन, यहाँ पे सैफ्रोनिन, आयोडीन, ये सब कुछ क्या है? अलग अलग टाइप के स्टेन्स, यानी कि कलर देने वाले सब्सटेंस। तो देयर आर वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस जो कलर देते हैं, उनमें से इनने दो लिए हैं। एक का नाम है सैफ्रोनिन और दूसरे का नाम है फास्ट ग्रीन स्टेन। ठीक? और इनका कहना है कि उसके बाद इन्होंने नॉर्मल प्रोसीजर किया। तो नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है एक बार वो भी सुन लो कि जब भी स्टेनिंग होती है तो सबसे पहले तो टिश्यू लिया, कट किया, स्लाइड पे लगाया और उसको जब हम स्टेन करते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले एक बार स्टेन करते हैं, वॉश करते हैं ताकि जितना एक्सेस स्टेन है वो रिमूव हो जाए और बाकी स्टेन उस सेल के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके अंदर चला जाए। वापस से उसे स्टेन करते हैं ताकि वो स्टेन और प्रॉपरली डार्कर हो जाए, जो नहीं स्टेन हो पाए थे इस बार वो भी स्टेन हो जाए। फिर वॉश करते हैं और ऐसा प्रोसेस करने के बाद उसे माइक्रोस्कोप में व्यू करते हैं। तो इन्होंने वही प्रोसीजर अपनाया और अब ये पूछ रहे हैं कि जो जाइलम और फ्लोएम होगा स्टेम में, होगा कि नहीं होगा? पहले तो ये बताओ, होगा ना? तो जाइलम और फ्लोएम जो कि स्टेम में प्रेजेंट है, जिसमें से जाइलम का काम है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम एंड देन टू द लीव, और फ्लोएम का काम है कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जहां पर वाटर जो है वो जाइलम से यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है, लेकिन फ्लोएम से फूड मल्टी डायरेक्शनल फ्लो करता है। तो इनने पूछा है कि ये जो दो टिश्यूज हैं ये कैसे स्टेन होंगे। तो जब हम बात करते हैं सैफ्रोनिन की, तो सैफ्रोनिन पहली चीज तो ये है कि जो कलर देता है वो कलर होता है रेड, और सैफ्रोनिन की टेंडेंसी होती है कि ये सेल के न्यूक्लियस में या फिर क्रोमोसोम्स में इजीली कलर दे देता है। ठीक है? तो सबसे पहले the cell structure which take up the saffronin or the red color are the nucleus and chromosome. And how about the fast green? तो fast green का नाम ही fast green इसीलिए है क्योंकि वो कौन सा कलर दे रहा है? वो दे रहा है ग्रीन कलर। ठीक है? So the color will be green. और ये जो ग्रीन कलर है, ये जो फास्ट ग्रीन स्टेन है, ये कौन से पार्ट को स्टेन करता है? तो ये हमारा जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है या सेल्यूलोज होता है उस पार्ट को स्टेन करता है। सो इट स्टेन्स द सेल्यूलोज और द साइटोप्लाज्म। ठीक है?
अब हमसे पूछा गया जाइलम फ्लोएम में ये कौन सा कलर देगा, तो ये जाइलम फ्लोएम में कौन सा कलर देगा, रेड और ग्रीन कलर देगा, ठीक है, रेड और ग्रीन कलर देगा। जाइलम जो है उसके पास क्या है, उसके पास लिग्निफाइड वॉल्स हुआ करती थी, है ना, और फ्लोएम जो है वो प्रॉपर लिविंग टिश्यू की तरह काम करता था, तो उसमें हमको न्यूक्लियस, क्रोमोसोम वगैरह ये चीजें दिख जाएंगी, रेड कलर ले लेगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल। कलर देखो कौन कौन से दिए हैं, रेड और ग्रीन, ग्रीन और रेड, ऑरेंज एंड येलो, पर्पल एंड ऑरेंज। मैंने आपको बोला कि रेड और ग्रीन कलर आएगा, तो रेड और ग्रीन कलर आएगा, ठीक है, रेड और ग्रीन कलर आएगा, दैट्स इट। तो एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहां पर बस ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं जो आपको याद रखनी है, वो क्या है कि कौन सा स्टेन किसको स्टेन करता है, कौन सा स्टेन किसको स्टेन करता है, ठीक है, ओके। नाउ लेट अस चेक द आंसर, राइट, सो इट इज द रेड एंड ग्रीन कलर प्रोवाइडेड बाय दीज पर्टिकुलर स्टेनिंग डाइज, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क द मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। हमारे सामने एक कॉलम दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग करना है और ऑप्शन बता देना है। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन यही होता है ना, होता है। अब देखो क्या क्या दिया है, कॉलम ए में दिया है मेरिस्टम, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड एपिडर्मल टिश्यू। दूसरे कॉलम में दिया है फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज, मैकेनिकल सपोर्ट, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, स्टोमेटा एंड स्क्लेरीज। तो अब हम जब इसको मार्क करना शुरू करते हैं, जब हम इसको मैच करना शुरू करते हैं, तो मेरिस्टम का मतलब ही होता है वो सेल्स जो हमेशा एक्टिवली डिवाइड करते रहे, है ना। तो यहां पर हमको एक्टिवली डिवाइडिंग सेल लिखा हुआ दिख रहा है थर्ड ऑप्शन में, तो मेरिस्टम विल गो विथ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। हाउ अबाउट पेरेन्काइमा? पेरेन्काइमा सबसे सिंपल सेल होता है जिसका काम भी बहुत सिंपल होता है, और वो क्या, स्टोरेज कर लेगा, फोटोसिंथेसिस करा देगा, हद हुई तो ट्रांसपोर्ट करा देगा मटेरियल का। तो हमें फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज कहां मिल रहा है, ऑप्शन 1 में, सो दिस इज ऑप्शन 1, ठीक है। उसके बाद कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एपिडर्मल टिश्यू। अगर हम कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा को छोड़ दें, हमें यहाँ पर क्योंकि मिल गया था स्टोमेटा, तो सबसे इजीएस्ट ऑप्शन हो गया एपिडर्मल टिश्यू में ही तो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है मैडम, हाँ बिल्कुल होता है। फिर हमारे पास बचता है कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो कोलेन्काइमा का काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, जबकि स्क्लेरेन्काइमा का काम होता है, स्क्लेरेन्काइमा के पास होते हैं स्क्लेरीज सेल्स। तो वी मैच द स्क्लेरेन्काइमा विद स्क्लेरीज एंड वी मैच द कोलेन्काइमा विद द मैकेनिकल सपोर्ट वाला फंक्शन, ठीक है। अब मैंने हमेशा से आपको कैसे पढ़ाया है ये, कि जब भी हम कोई ऑप्शन मैच कर लें तो पहले हम उसको यहां लिख लेते हैं, ताकि जब हम आखिरी जाएंगे तो गलती नहीं होगी। A will go with 3, A will go with 3, B will go with 1, B will go with 1, C will go with 2, C will go with 2, D is going to go with 5, D is with 5, and E will go with 4, E will go with 4. That's it. Now we'll check the answer. C. A3 कहां पर मिल रहा है, एक ही ऑप्शन है जिसमें हमें A3 मिल रहा है और B1 मिल रहा है, C2 मिल रहा है, D5 मिल रहा है और E4 था, ये E4 मिल रहा है, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन B. सो लेट अस चेक द आंसर। सो बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। ये तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ नहीं जो आप ना समझ पाओ। 9th क्लास से हम टिश्यू चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, तो इतना तो ये तो बेसिक चीजें ही पूछी थी। क्या पूछा था, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और पेरेन्काइमा, स्टोमेटा पूछ लिया, एपिडर्मल टिश्यू पूछ लिया, तो ये तो हम बता ही सकते हैं, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन जो है वो अगेन इट इज फ्रॉम द मैच द कॉलम वाला पोर्शन। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। यहां पर भी हमें कॉलम दिया हुआ है, एक जगह क्यूटिकल, बुलिफॉर्म सेल, स्टोमेटा और एपिडर्मिस दिया है, दूसरी जगह गार्ड सेल, सिंगल लेयर, वैक्सी लेयर और एम्प्टी कलरलेस सेल्स लिखा है, राइट। तो जब हम इसे मैच करेंगे तो कैसे करेंगे, क्यूटिकल क्या होता है, क्यूटिकल स्टेम के ऊपर प्रेजेंट वैक्सी कवरिंग होती है विच रिड्यूसेस द ट्रांसपिरेशन, यानी कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट ही इसलिए ताकि वाटर जो है वो स्टेम से बाहर ना जा पाए। सो इट इज अ वैक्सी लेयर, सो क्यूटिकल विल गो विद द waxy layer, that is the third option. Then we have
बुलीफॉर्म सेल्स, बुलीफॉर्म सेल्स जो होते हैं ये बेसिकली कैसे सेल्स होते थे, जो क्या करा देते थे, रोल अप करा देते थे, है ना। मेज को आप छीलोगे तो वो कैसा हो जाता है, वो मुड़ जाता है ना, तो वो मुड़ने वाली टेंडेंसी किसने कराई थी, हाँ हमारे बुलीफॉर्म सेल्स ने कराई थी। ये भी क्यों हुआ था, ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए और वाटर लॉस ना हो सके। तो बुलीफॉर्म आर दी कलरलेस एम्प्टी कलरलेस सेल्स, सो दीज आर दी एम्प्टी कलरलेस सेल्स। देन वी हैव स्टोमेटा। स्टोमेटा में क्या क्या होता है, स्टोमेटा में बीन शेप के गार्ड सेल्स होते थे, फिर एपिडर्मल सेल्स होते थे, ठीक है, और ये स्टोमेटल पोर होता था, पूरा का पूरा मिलाकर क्या कहलाता था, स्टोमेटल अपैरेटस। तो स्टोमेटा के पास गार्ड सेल्स होते हैं, लिखा है यहाँ गार्ड सेल्स, सो विल मैच इट विद दिस। देन वी हैव एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है वो हमेशा आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो भी सिंगल सेल की। तो यहां पर हमारे पास कुछ है ऐसा, हाँ सिंगल लेयर है, तो एपिडर्मिस विल गो विद दी सिंगल लेयर। क्लियर? Okay, now we'll note down the option and match the answer. A went with 3, A went with 3, B went with 4, C went with 1 and D went with 2. Right? सही है, यही था। अब चेक करो आंसर, ऐसा कहीं ऑप्शन मिल रहा है जहां पर A3 के साथ है, तो 3 ऑप्शंस में A3 के साथ है, B हमने मैच किया है 4 के साथ, तो B4 के साथ, C1 के साथ, C1 के साथ, D2 के साथ, D2 के साथ, तो बाकी तीनों ऑप्शंस हमारे कैंसिल हो जाते हैं और सही ऑप्शन जो मिलता है वो हमें है ऑप्शन A. So let us check the answer whether it says it is option A. Yes, it is the option A. Clear? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 सेज आइडेंटिफाई सिंपल टिश्यू सिस्टम फॉर द फॉलोइंग। सबसे सिंपल टिश्यू सिस्टम कौन सा होता है? ऑप्शन में है पेरेन्काइमा, जाइलम, एपिडर्मिस एंड फ्लोएम। तो जब भी क्वेश्चन में पूछा गया है सिंपल, जब भी सिंपल बोला जाता है या कॉम्प्लेक्स बोला जाता है तो उसके दो मीनिंग होते हैं, वर्ड सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हो। और सिंपल टिश्यू वो होता है जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व्ड, ओनली 1 मिनट, ओनली वन टाइप of cells are involved। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है तो कॉम्प्लेक्स, और अगर सिंपल होगा तो क्या होगा, सिंपल होगा तो वन टाइप ऑफ सेल। और यहाँ पूछा है सिंपल टिश्यू सिस्टम, यानी कुछ ऐसा जिसमें एक ही टाइप के सेल्स हों। ऑप्शन में हमें दिया हुआ है पेरेन्काइमा, तो पेरेन्काइमा तो अपने आप में सेल है। जाइलम में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, तो जाइलम तो आंसर नहीं हो सकता। एपिडर्मिस में एपिडर्मिस जो आउटर लेयर है वो सिंगल सेल की लेयर है, लेकिन उसमें अटैचमेंट्स होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं, और हमारा जाइलम वो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के पास फिर अलग अलग टाइप के गार्ड सेल, एपिडर्मल सेल, तो ये भी नहीं होगा। और फ्लोएम भी नहीं होगा, इसमें भी अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। तो बचता है हमारे पास पेरेन्काइमा। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, पेरेन्काइमा एक ऐसा सेल है जिसका बहुत कॉमन सिंपल सा एक काम रहता है, एक या दो, उससे ज्यादा वो कोई काम नहीं करता। और वो काम क्या करता है, इट वर्क्स फॉर द स्टोरेज ऑफ द मटेरियल इन प्लांट, इट वर्क्स, इट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस and apart from this what it can do, it can transport materials। तो बस ये 3 सिंपल से काम करता है, तो पेरेन्काइमा ही हमें दिखता है जो सबसे सिंपल टिश्यू बना सकता है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया ये जो चीजें लिखी हैं, ठीक। तो हमारा आंसर इस तरफ इस समय जाता है पेरेन्काइमा की तरफ। लेट अस चेक द आंसर। सो द राइट आंसर इज पेरेन्काइमा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सेज cells of this tissue, 1 minute, I'll use this color, cells of this tissue are living and show angular wall thickening। सबसे पहला कैरेक्टर हमें क्या मिला कि जो सेल्स हैं वो नेचर में
लिविंग है। दूसरा हमें क्या मिला, शो एंगुलर वॉल थिकनिंग, एंगुलर वॉल थिकनिंग। फिर हमें मिला दे ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, द टिश्यू इज। तीसरा फंक्शन है मैकेनिकल, अभी बहुत सारे लोगों को आंसर याद आ गया होगा, है ना, मैकेनिकल सपोर्ट। तो कितने लोगों को आंसर याद आ गया, जल्दी से बता दो। 9th क्लास से टिश्यू पढ़ रहे हैं, अगर ये देख के भी आंसर नहीं आया तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। जल्दी से बताओ क्या आंसर लगता है कि ये 3 फंक्शन करने वाला कौन सा सेल होता है। मिल गया, लिख दिया, मुझे कमेंट में आंसर लिखकर बताओ, मैं चेक करूंगी बाद में। सबने लिख दिया, इससे पहले मैं आंसर बताऊं आप लिख दो। क्लियर, ओके। अब देखो ऑप्शन में दिया हुआ है जाइलम, जो क्या करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यहां पे ये फंक्शन है क्या, नहीं। फिर दिया है स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एपिडर्मिस। तो ये जो हमारा स्क्लेरेन्काइमा है, इसमें ये एंगुलर वॉल थिकनिंग देखने को नहीं मिलती है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। कोलेन्काइमा बचा, एपिडर्मिस बचा। एपिडर्मिस के सेल्स पड़े थे, आउटर लेयर, सिंगल लेयर, ऐसे ऐसे सेल थे। इसमें कहाँ आपको एंगुलर थिकनिंग दिख रही थी, दिख रही थी कहीं, नहीं दिख रही थी ना, तो अपन इसको भी कैंसिल कर देते हैं, भैया आप भी जाओ। बचा कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा के सेल्स ही ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास लिविंग कैरेक्टर है, एंगुलर वॉल में थिकनिंग है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंगुलर वॉल थिकनिंग से क्या मतलब है, एंगुलर वॉल थिकनिंग से मतलब है कि ये जो सेल्स होंगे इनके कॉर्नर के पोर्शन पर हमें डिपोजिशन मिलेगा, है ना, तो वॉल्स इनकी कॉर्नर पे मोटी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं। तो आंसर हमारा क्या बनता है, कोलेन्काइमा की तरफ। ठीक है, सो लेट अस चेक द आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कोलेन्काइमा। क्लियर? Now we'll see the next question. Next question says epiblema of root is equivalent to. तो यहां पर पूछा गया है एपिब्लेमा ऑफ रूट इज इक्विवेलेंट टू। एपिब्लेमा जो होता है ये कहां देखा जाता है पता है आपको? एपिब्लेमा जो है ये होता है बेसिकली एक सिंगल लेयर की स्ट्रक्चर, सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर्ड। ठीक, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होते हैं सेल्स में और इसके पास भी थिन वॉल होती है, थिन वॉल, पतली बाउंड्रीज होती हैं, पतली पतली सेल वॉल्स। और ये एपिब्लेमा देखी जाती है आउटर कवरिंग बनाते हुए। और इसके साथ एक और कैरेक्टर है, इसमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं इसके पास, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे किसमें देखे जाते हैं? ये सारे के सारे देखे जाते हैं मोनोकॉट्स में, मोनोकॉट्स में। और डाइकॉट्स में तो हमने देखा ही था, एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, एपिडर्मिस आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग, सिंगल लेयर सेल्स which forms the outer covering with the hair like projections which were called as trichomes. It can also have cuticle, it can also have cuticle, क्यूटिकल के अलावा ट्राइकोम, और इसके अलावा स्टोमेटा भी हो सकता है। यही पढ़ा था अपन ने, तो वो तो हमने वहां पढ़ा था ना, किसमें? एपिडर्मिस में। तो मोनोकॉट में सिमिलर स्ट्रक्चर कौन है? एपिब्लेमा। तो एपिब्लेमा इज सिमिलर टू द एपिडर्मल टिश्यू ऑफ द अनदर थिंग, दैट इज व्हाट? एपिडर्मिस। तो हमें आंसर में पेरिसाइकल मिला। पेरिसाइकल क्या होता है? वो जो स्टीलर रीजन होता है उसकी आउटर लेयर ही तो पेरिसाइकल थी, है ना, तो पेरिसाइकल नहीं हो सकता। एंडोडर्मिस क्या होता है? एंडोडर्मिस उस पूरी डर्मिस की लेयर में आता है, एपिडर्मिस से लेकर के एंडोडर्मिस तक, तो ये अकेली एक लेयर है, तो ये नहीं हो सकता। एपिडर्मिस की तरह है क्या? हाँ बिल्कुल, एपिडर्मिस वाले ही तो फंक्शंस हैं। तो मोनोकॉट्स में एपिब्लेमा और हमारे डाइकॉट्स में एपिडर्मिस आदि सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। स्टील तो हो ही नहीं सकता। स्टील क्या होता था? ये जो पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल से लेकर के पित्त तक का एरिया, पित्त तक का एरिया। ठीक, तो आंसर गोज टुवर्ड्स द एपिडर्मिस। क्यों? मैंने आपको रीजंस बताए, तो आंसर चेक कर लेते हैं। सो द राइट आंसर इज एपिडर्मिस। एपिब्लेमा मोनोकॉट्स के रूट्स में वो वैसा ही फंक्शन करता है जैसा डाइकॉट के रूट्स में उनकी एपिडर्मिस करती है। ठीक,
So that is all about this question. Next question देखिए, a conjoint and open vascular bundle will be observed in the transverse section of. मैंने आपको वैस्कुलर बंडल के कई सारे टाइप्स पढ़ाए हैं, लेकिन ब्रॉडली हमने सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते समय दो टाइप के वैस्कुलर बंडल्स पढ़े थे. एक मैंने बोला था कि रूट में होता है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि स्टेम में होता है. जिन लोगों ने नहीं देखा है, आई विल सजेस्ट दैट लेक्चर वाज वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल इसके प्रीवियस वाला लेक्चर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे जरूर देखना. अगर वो नहीं पढ़ा तो ये चैप्टर नहीं पढ़ा. और रूट में मैंने आपसे कहा था कि जो वैस्कुलर बंडल होता है वो कैसे अरेंज्ड होता है, कैसा होता है, तो वो होता है रेडियल. रेडियल मतलब कि दो रेडियाई होते हैं. दो रेडियाई कैसे होते थे? ये बंडल है, ये जाइलम है, ये जाइलम है, ये जाइलम है, और फ्लोएम कैसे प्रेजेंट होगा? यहाँ प्रेजेंट होगा फ्लोएम. तो हमें दो रेडियाई दिख रहे हैं. एक रेडियाई ये था, एक रेडियाई ये था, एक ये था, एक ये था, एक ये था. टेट्रार्च कंडीशन मिल रही थी रूट्स में. तो वैस्कुलर बंडल रेडियल था. क्वेश्चन में पूछा गया कॉन्जॉइंट ओपन वैस्कुलर बंडल किस में देखा जाता है? तो स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल मैंने आपको बताया था कि स्टेम का वैस्कुलर बंडल जो है वो होता है कॉन्जॉइंट, ठीक है, और ओपन. तो कॉन्जॉइंट और ओपन का क्या मतलब है? कॉन्जॉइंट और ओपन का मतलब है ये है, यहां पे जाइलम है, यहां पे फ्लोएम है, बीच में कैम्बियम है. बीच में क्या है? कैम्बियम. ठीक. अब ये कैम्बियम क्या करेगा? डिवाइड करेगा, डिवाइडिंग कैपेसिटी रखेगा. तो कॉन्जॉइंट और ओपन, कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड किस में देखा जाता, कॉन्जॉइंट और ओपन किस में देखा जाता है? स्टेम में. अगर इनके बीच में ये कैम्बियम नहीं होता तो हम बोलते क्लोज्ड है. ठीक, दैट इज ऑल. तो किस में देखा जाता है? ये हमने पढ़ा था डाइकॉट के रूट और स्टेम में. किस में पढ़ा था? डाइकॉट्स के रूट में और स्टेम में, है ना. तो डाइकॉट की स्टेम में हमें ये मिलता है. आंसर देखो, मोनोकॉट का रूट नहीं, मोनोकॉट का स्टेम नहीं, डाइकॉट का रूट नहीं, डाइकॉट का स्टेम यस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. क्लियर? हमने वैस्कुलर बंडल भी रिवाइज कर लिया है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज डाइकॉट स्टेम. क्लियर? दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Next question says interfascicular cambium and cork cambium are formed due to. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ करने वाला स्ट्रक्चर किसकी वजह से देखने को मिलता है? ऑप्शन में है सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन. एक बार मैं ये कंसेप्ट आपको रिवाइज कराती हूं. अगर सेल डिफरेंशिएट हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि सेल हैज लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन. लॉस ऑफ डिवीजन. ठीक. अगर सेल डी डिफरेंशिएट कर जाता है, डी डिफरेंशिएट हो जाए, तो उसका मतलब होता है कि सेल हैज रीगेन डिवीजन. ठीक. और अगर सेल रीडिफरेंशिएट हो जाए, रीडिफरेंशिएट हो जाए मतलब वापस से इट हैज लॉस्ट डिवीजन. राइट? क्यों है ऐसा? क्योंकि डी का मतलब और री का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है कि हमने क्या करा है? कुछ रिमूव कर दिया है ना. क्या रिमूव कर दिया? उसकी जो पहला वाला काम था वो रिमूव कर दिया. अगर डिफरेंशिएट करने के बाद वाला सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? कुछ स्पेसिफिक फंक्शन. वो स्पेसिफिक फंक्शन हमने डी करा, मतलब रिमूव करा, नया फंक्शन दिया रीगेन डिवीजन. रीगेन करेगा डिवीजन तो बना देगा सेकेंडरी पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सेकेंडरी ग्रोथ करा देगा. और रीडिफरेंशिएट यानी रिमूवल कर दिया हमने पहले वाले फंक्शन का. ठीक है. तो पहला वाला फंक्शन चला जाएगा, लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन. तो जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो डी डिफरेंशिएशन के माध्यम से होती है, डी डिफरेंशिएट होने से. तो आंसर डी डिफरेंशिएट कहां है? ऑप्शन सी. तो डी डिफरेंशिएट इज द करेक्ट आंसर. लेट अस चेक द आंसर.
राइट, सेल डी डिफरेंशिएट करने से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम बनाता है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ वाले स्ट्रक्चर्स हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फेलोजेन फेलम रिस्पेक्टिवली डिनोट। अब ये इन्होंने बेसिकली पूछा है कि फेलोजेन और फेलम क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि जब आउटर पोर्शन में मतलब पेरीसाइकिल के बाहर वाले पोर्शन में जब ग्रोथ होती है तो वो तीन तरीके से होती है। एक, बीच में डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले सेल्स होते हैं, और ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले सेल्स कुछ नए सेल्स ऊपर बनाते हैं, कुछ नए सेल्स नीचे बनाते हैं, क्योंकि इनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी है। यानी कि हम इनको बोल सकते हैं कि इसके पास मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये जो है ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। और ऊपर की तरफ जो ये सेल्स बनाता है वो सेल्स होते हैं कॉर्क के सेल्स। नीचे की तरफ जो सेल बनाता है वो होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये बताया था मैंने आपको। अच्छा, बीच में रे इनिशियल्स जो क्या बनाएगा, मेडुलरी रेस, सेकेंडरी मेडुलरी रेस बनाएगा। इसमें से ये जो कॉर्क आप देख रहे हैं ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फेलम। और ये जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला कॉर्क कैम्बियम है ये क्या कहलाता है, फेलोजेन। और सबसे नीचे वाला सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फेलोडर्म। क्वेश्चन में पूछा है फेलोजन और फेलम रिस्पेक्टिवली क्या होते हैं, तो फेलम होता है कॉर्क, फेलोजन होता है कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम, फेलोजन जो है वो होता है कॉर्क कैम्बियम, यहाँ कॉर्क कैम्बियम मिल गया, और फेलम का मतलब होता है कॉर्क, यही लिखा है। तो ऑप्शन बी में हमको करेक्ट चीज दिख रही है। सो द राइट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू अस। लेट अस चेक। राइट, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। और जब ये तीनों लेयर यानी कि फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म, ये तीनों मिल जाती हैं तो ये क्या बनाता है, जब ये तीनों के तीनों मिल जाते हैं तो ये बनाता है पेरिडर्म। क्लियर, ओके। और वैस्कुलर टिश्यू से पेरिडर्म तक का हिस्सा क्या कहलाता है, नॉन टेक्निकल टर्म बार्क। याद आ गया, okay. Now let's see the question number 10. In which of the following pairs of parts of flowering plant epidermis is absent? कौन से फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट में, यानी कि मान लो एंजियोस्पर्म की हम बात कर रहे हैं, तो उनके कौन से पार्ट में कौन सी लेयर नहीं होती, एपिडर्मिस की लेयर। एपिडर्मिस की लेयर सिंगल सेल की लेयर होती है, प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होती है, उनके साथ तीन अलग नए स्ट्रक्चर्स जुड़े होते हैं जो कहलाते हैं स्टोमेटा, ट्राइकोम या फिर क्यूटिकल। लेकिन ये तीनों स्ट्रक्चर्स कहाँ प्रेजेंट नहीं होते, ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स स्टेम में, जो ये स्टेम है, स्टेम का जो ये पोर्शन है यानी कि टिप का पोर्शन, यानी हम इसको कह सकते हैं अपाइकल पोर्शन ऑफ स्टेम, और रूट का पोर्शन जिसमें ये टिप का पोर्शन कहलाता है अपाइकल पोर्शन ऑफ रूट, यहाँ पर एपिडर्मिस प्रेजेंट नहीं होती, यहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वो डिवाइड करें। और जब वो डिवाइड करेंगे तो ये ग्रोथ होगी ना अपाइकल मेरिस्टम की वजह से, शूट की ऊपर की तरफ, रूट की नीचे की तरफ। तो शूट टिप और रूट टिप ये दो जगह पर क्या प्रेजेंट नहीं होता, एपिडर्मिस प्रेजेंट नहीं होती। आंसर देखिए, फर्स्ट ऑप्शन कहता है रूट टिप एंड शूट टिप, यही मैंने आपको बताया, सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। शूट बड एंड फ्लोरल बड, बड की बात नहीं हो रही है ना, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। ओव्यूल और सीड में भी लेयर होती है आउटर प्रोटेक्टिव, पेटियोल और पेडिकल की बात भी नहीं होगी, वहां पे भी हमने ये नहीं पढ़ा। तो ये रूट टिप और शूट टिप जो है उन दोनों को छोड़ के प्लांट के हर पार्ट में एपिडर्मिस होती है, प्लांट के हर पार्ट में एपिडर्मिस होती है, ठीक। सो द करेक्ट ऑप्शन दैट वी सी इज ऑप्शन ए। लेट अस चेक द आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज how many shoot apical meristems are likely to be present in a twig of plant possessing 4 branches and 26 leaves? एक प्लांट है, ये रूट है उसकी और ये शूट है, और इसके पास 4 ब्रांचेस हैं, 1 2 3 4, और ये हमारी शूट, ठीक। इनका कहना है कि कितने अपाइकल मेरिस्टम्स हो सकते हैं, है ना। तो अपाइकल मेरिस्टम्स का मतलब क्या है, अपाइकल
मेरिस्टम, ठीक है। अपाइकल मेरिस्टम का मतलब होता है वो सेल्स जो डिवाइड करेंगे, सेल्स केपेबल ऑफ डिविजन। How many shoot apical meristem likely to be present at twig of plant possessing 4 branches and 26 leaves? हमने ये पढ़ा है कि जहां पर भी ग्रोथ होती है ना, नए पार्ट की, यानी अगर नई स्टेम ग्रो करी है तो यहाँ पर भी नोड रही होगी, यहाँ पर भी रही होगी, यहाँ पर भी रही होगी, यहाँ पर भी रही होगी। नया पोर्शन जहाँ ग्रो होता है वहां पर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, और वही डिवाइडिंग सेल्स क्या कहलाते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो अगर किसी प्लांट में लीव्स कितनी है वो छोड़ दो, हमें क्या देखना है? अपाइकल मेरिस्टम। अपाइकल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? जहां पर एक्सिल एरिया यानी कि ग्रोथ दिखती है वहीं पर बड आती है, जिससे नया पोर्शन ग्रो होगा, है ना। तो यहां पर अगर 4 ब्रांचेस हैं तो एक तो अपाइकल पोर्शन यहां रहा होगा, तो आई नंबर इट एज 1, एक यहां रहा होगा, आई नंबर इट एज 2, एक यहां रहा होगा, आई नंबर इट एज 3, एक यहां रहा होगा, आई नंबर इट एज 4। और आप ये क्यों भूल जाते हो? अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि शूट की टिप पर और रूट की टिप पे भी होता है। यहाँ पर सिर्फ स्टेम के बारे में पूछा गया तो रूट का पोर्शन छोड़ दो, लेकिन इस टिप पर भी तो अपाइकल मेरिस्टम प्रेजेंट है। तो बेसिकली हमें एक स्टेम जहां पर 4 ब्रांचेस हैं तो वहां पर हमको 4 तो अपाइकल मिले ही मिले, और उस स्टेम की जो टिप है उस पर भी तो हमें अपाइकल पोर्शन मिला। तो टोटल इन ऑल हमें 5 अपाइकल मेरिस्टम के पोर्शन मिले। क्लियर? ऑप्शन में दिया हुआ है 26 तो गलत, 1 गलत, 5 सही है, 30 गलत होगा, 4 गलत होगा। कुछ बच्चे गलती से इस क्वेश्चन को सब जानते हुए भी 4 मार्क कर देते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि शूट टिप को भी इंक्लूड करना है, स्टेम की टिप को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन दैट वी सी ओवर हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज 5। लेट अस चेक द आंसर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 5. Option C, that is 5. So this plant is going to have 5 apical meristematic portion which will have the capability to divide. Next question देखिए, question number 12 says a piece of wood having no vessels यानी कि trachea must belong to। तो यहां हमसे पूछा गया है कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं दिए गए ऑप्शंस में से जिनके पास कोई वेसल नहीं होगी। तो वेसल होना यानी ट्रेकिया होना किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स का। तो वेसल्स किसमें नहीं देखे जाते? तो दे आर नॉट सीन इन जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होता। तो यहां पर ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया हुआ है? टीक दिया हुआ है, तो टीक क्या है? टीक तो एंजियोस्पर्म है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मैंगो दिया है, मैंगो भी क्या है? मैंगो भी एंजियोस्पर्म है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। पाइन जो है वो जिम्नोस्पर्म होता है, तो पाइन में जरूर वेसल्स नहीं होंगे, तो सही हमारा ऑप्शन अभी तक पाइन है। और व्हाट अबाउट पाम? पाम फिर से हमारा एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म्स में हमने डाइकॉट और मोनोकॉट पढ़े थे, लीव्स में वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन पढ़ा था। अगर आपको एंजियोस्पर्म के नाम से और जिम्नोस्पर्म के नाम से याद रह जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप उसको डाइकॉट मोनोकॉट की कैटेगरी में भी याद कर सकते हो, तो भी आपको याद रहेगा। और अगर ये भी नहीं करना है तो रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन से भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो पाइन जो है, क्योंकि वो कैसा प्लांट है? एक जिम्नोस्पर्म का प्लांट है, तो उसमें कोई वेसल्स देखने को नहीं मिलती। सो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन सी। लेट अस चेक द आंसर ओवर हियर। C is the correct option. Next question देखिए, a plant tissue when stained showed the presence of hemicellulose and pectin in cell wall of its cell. Tissue represents, हमें एक टिश्यू मिला जिसको हमने स्टेन किया, स्टेन करने पे हेमीसेल्यूलोज मिला, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन भी मिला साथ साथ, ठीक, सेल वॉल में, उसके टिश्यूज में। तो ये टिश्यू कौन सा हो सकता है? ये कैरेक्टर किसमें देखा जाता है कि जिसमें हेमीसेल्यूलोज हो और पेक्टिन हो उसके सेल वॉल में?
क्या देखा, किसमें देखा जाता है? ऑब्वियसली पेरेन्काइमा में नहीं देखते, पेरेन्काइमा की तो वॉल पतली पतली होती है। स्क्लेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा बचा, जिसमें से कोलेनकाइमा होता है जिसके पास हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की जो थिकनिंग्स होती हैं वॉल्स में वो प्रेजेंट होती हैं। अगर आपको हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन कहीं मिल जाता है तो याद रख लेना कि वो किससे रिलेटेड है? कोलेनकाइमा से। सो लेट अस चेक द आंसर। स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, मेरिस्टम और कोलेनकाइमा दिया हुआ है। कोलेनकाइमा हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो हमारा सही आंसर किसकी तरफ जाता है? कोलेनकाइमा की तरफ। लेट अस चेक द आंसर। सो द राइट ऑप्शन इज कोलेनकाइमा। व्हाई? सिर्फ एक रीजन से। इसको ये मत बोलना मैम ये तो आपने समझाया ही नहीं। समझा ही रही हूं मैं क्या कि कोलेनकाइमा ही ऐसा सेल है जिसके पास हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन है, तो ये तो हमें याद करना ही पड़ेगा। उसकी वॉल में हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन होता है और इसी की वजह से वो क्या करता है? स्टेन ले लेता है और अलग सेल जो है वो दिखता है। ठीक, तो कोलेनकाइमा हमारा आंसर हो गया, हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन कोनिफर्स फाइबर्स आर लाइकली टू बी एब्सेंट इन। फाइबर्स किसमें नहीं होते? अगर हम कोनिफर्स की बात करें तो जो फाइबर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं कहां पर? सेकेंडरी टिश्यू में। और किसका सेकेंडरी टिश्यू? जाइलम का। ठीक है, तो हमें ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और लीव्स। अच्छा, लीव्स जो है वहां पर तो हम बंडल्स पर जाते ही नहीं है ना, जाइलम फ्लोएम पे। और प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम में भी ये फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट है, तो एब्सेंट सिर्फ जाइलम में होते हैं, वो भी सेकेंडरी वाले में। ठीक, जाइलम क्या काम करता है? कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल करता है। ठीक है, ओके। सो द करेक्ट ऑप्शन दैट वी सी इज ऑप्शन बी। लेट अस चेक द आंसर। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये याद रखना पड़ेगा कि फाइबर किस में मिलता है और किस में नहीं मिलता। सब में मिलता है, सेकेंडरी जाइलम में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन वी पील द स्किन ऑफ पोटैटो ट्यूबर वी रिमूव व्हाट पोर्शन? पोटैटो का ये एक बहुत अलग कैरेक्टर होता है कि पोटैटो का जब आप पील ऑफ करते हो स्किन ट्यूबर का, तो बेसिकली आप हटा रहे हो उस पोटैटो के ट्यूबर का पेरिडर्म। एंड व्हाट इज पेरिडर्म? पेरिडर्म होता है जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है डर्मल टिश्यू में। तो क्या क्या होता है? तो होता है आपके पास फेलम यानी कि कॉर्क, फिर होता है आपके पास फेलोजेन यानी क्या? कॉर्क कैम्बियम, और फिर आपके पास होता है फेलोडर्म। फेलोडर्म क्या होता है? फेलोडर्म होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये तीनों लेयर मिल करके पेरिडर्म बनाती हैं, और पोटैटो में आप पेरिडर्म ही हटा रहे होते हो जब उसके ट्यूबर का स्किन पील ऑफ करते हो। तो डू यू फाइंड द आंसर? पेरिडर्म दिया हुआ है पहले ऑप्शन में, तो यही हमारा आंसर है। एपिडर्मिस हो नहीं सकता, क्यूटिकल वैक्सी लेयर होती है, सैप वुड तो वुड होती है जिससे मैंने बताया था इंसेंस स्टिक बनती है यानी अगरबत्ती बनती है, तो ये तीनों चीज नहीं हो सकती। पेरिडर्म इज द करेक्ट आंसर। लेट अस चेक द आंसर ओवर हियर। सो इट इज द पेरिडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वेसललेस पीस ऑफ स्टेम possessing prominent sieve tubes would belong to। वेसललेस, जहां पर वेसल ना हो स्टेम में, प्रोमिनेंट सीव ट्यूब में, जिसके पास सीव ट्यूब तो है लेकिन वेसल नहीं है, तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है? तो बेसिकली देखो, ये तो जो कैरेक्टर है ये हर स्टेम में देखा जाता है। एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन का नाम होता है ट्रोकोडेंड्रॉन। एक्सेप्शन का नाम होता है ट्रोकोडेंड्रॉन। ठीक, बाकी सब जगह पाया जाता है। तो पाइनस में है, पाइनस में वेसल मिलता है, यूकेलिप्टस में मिलता है, ग्रास में मिलता है, ट्रोकोडेंड्रॉन में नहीं मिलता। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कहाँ जाएगा? ट्रोकोडेंड्रॉन की तरफ जाएगा। अलग अलग टाइप के प्लांट पार्ट्स हैं ये, जिनके नाम हमें याद करने पड़ेंगे, और एक्सेप्शन अलग से याद करने का तरीका क्या है? आप बोलोगे मैम ये चीज हमें कैसे याद रहेगी? तो ये याद रखने के लिए क्या करो, जो आप कॉपी ओपन करते हो तो डेफिनेटली आपने फर्स्ट पेज कॉपी का खाली छोड़ा होता है और उसके आगे से लिखना स्टार्ट करते हो, तो उस फर्स्ट पेज पे सारे एक्सेप्शंस लिख के रख लो। एक एक्सेप्शंस और दूसरा अगर कोई ट्रिक्स है तो वो भी फर्स्ट पेज पे लिखो। जितनी बार कॉपी खोलोगे उतनी बार देखोगे, याद हो जाएगा। ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप ऑलवेज डिवाइड्स बाय एंटीक्लिनल सेल डिवीजन? अब सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन जो होता है उसके दो पैटर्न होते हैं। एक होता है एंटीक्लिनल और दूसरा होता है पेरिक्लिनल।
तो जो एंटीक्लिनल पैटर्न होता है उसमें सेल डिवीजन इस तरीके से होता है, ऐसे ग्रो करता है, ठीक है। लेकिन पेरिक्लिनल में सेल डिवीजन ऐसे होता है, ऐसे ग्रो करता है। तो ये पैटर्न समझ गए, ठीक। इसमें से एंटीक्लिनल पैटर्न जो है वो किस में देखा जाता है, वो देखा जाता है प्रोटोडर्म में, प्रोटोडर्म में। प्रोटोडर्म के सेल्स हमेशा इसी तरीके से ग्रो करते हैं, एक लाइन में, ठीक है। तो Which one of the following cell type always divide by anticlinal cell division? Anticlinal cell division पता है, जहां पर सेल एक साथ ऐसे ग्रो कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ग्रोथ होती तो बोलते हैं कि प्रीक्लिनल सेल डिवीजन, पेरिक्लिनल सेल डिवीजन है, ठीक। तो अभी ये वाला तो नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं एंटीक्लिनल की। ऑप्शन में दिया है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स कौन से होते थे, वो वहां पर मैंने बताया था कि केम्बियम के सेल्स थे। केम्बियम के सेल्स में ये रे इनिशियल्स थे, जो क्या बनाता था, सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज, ठीक है। कौन से, रे इनिशियल्स, रे इनिशियल्स। और फ्यूजिफॉर्म इनिशियल कैसा ग्रो करता था, नीचे की तरफ जाइलम, ऊपर की तरफ फ्लोएम बना रहा था, यानी कि पेरिक्लिनल हो गया। तो ये ऑप्शन हमारा गलत। फिर हम रूट कैप की बात करें तो रूट कैप जो है वो भी तो एक डायरेक्शन में नीचे ग्रो करेगी, तो ये भी गलत हो गया। प्रोटोडर्म ही है जो ऐसे ग्रो करती है, और ऐसे वाला सेल डिवीजन कौन सा है, एंटीक्लिनल सेल डिवीजन, तो ये सही है। और फेलोजन क्या कर रही है, फेलोजन भी तो ऊपर नीचे इस तरीके से ग्रो हो रही थी। फेलोजन ने क्या किया था, फेलम को और फेलोडर्म को ग्रो कराया था, तो वो भी ऊपर नीचे की ग्रोथ थी, ऐसी ग्रोथ थी। प्रोटोडर्म ही होती है जो साइडवेज ग्रो करती है, ऊपर नीचे ग्रो नहीं करती, ठीक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटोडर्म, ठीक। आंसर देखिए, ठीक, it is the protoderm. So the thing is that you need to know the type of cell division, the anticlinal cell division and the periclinal cell division. Anticlinal cell division is the one in which the growth of cells is sidewise, but the preclinical cell division is when the growth is perpendicular. All right, next question देखते हैं. What is the fate of primary xylem in dicot root showing extensive secondary growth? प्राइमरी जाइलम के साथ रूट में क्या होता है? तो प्राइमरी जाइलम जो था, मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी जाइलम इस तरीके से, रूट में ये प्राइमरी जाइलम, ठीक है, और यहां पर सेकेंडरी जाइलम, सब जगह ऐसे ही होता था। उसके बाद ये हमारी थी वैस्कुलर केम्बियम। वैस्कुलर केम्बियम के बाहर वाली जो लेयर थी वो कौन थी, वो थी हमारी पेरिसाइकल, पेरिसाइकल की लेयर। पेरिसाइकल के बाहर क्या होगा, पेरिसाइकल के बाहर एंडोडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस के बाहर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाहर हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद एपिडर्मिस। तो पेरिसाइकल वाली, अगर हम इसको बोलें कि ये पेरिसाइकल की लेयर है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा स्टीलर रीजन हुआ। स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ, जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो अंदर की तरफ जाइलम बनता है, बाहर की तरफ फ्लोएम बनता है, वो भी सेकेंडरी वाला। तो क्या होता है कि जो प्राइमरी फ्लोएम होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता चला जाता है, प्राइमरी फ्लोएम बेचारा दबता चला जाता है, लिविंग टिश्यू है। लेकिन जो प्राइमरी जाइलम है, दिस प्राइमरी जाइलम, ये ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होता। तो इसकी किस्मत में क्या है, इसकी किस्मत में लिखा है तुमको कोई नहीं हिला सकता, तो तुम कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हारी वॉल्स में लिग्निफाइड वॉल्स प्रेजेंट है, तुम्हारी वॉल में लिग्निन प्रेजेंट है, हार्ड बना दिया है वॉल को, तो अब वो कंप्रेस ही नहीं हो रही, तो बाहर की तरफ ग्रो होगी, बाहर की तरफ ग्रो होगी तो फिर पेरिडर्म भी तो बनना था, है ना। सो अगेन दैट प्रोसेस। तो फेट जो होता है प्राइमरी जाइलम का, यानी अल्टीमेटली प्राइमरी जाइलम अपनी जगह से कहीं नहीं जाता, सेंटर में बैठा रहता है, बहुत कम कॉन्स्ट्रिक्शन उसका देखा जाता है। तो पूछा गया है बता दो क्या होता है, तो ऑप्शन ए बोलता है इट इज रिटेन्ड इन द सेंटर ऑफ द एक्सिस। हाँ, सेंटर ऑफ द एक्सिस में रिटेन्ड रह जाता है, बीच में छोटा सा कॉन्स्पिक्यूअस पिथ रह जाता है, तो ये ऑप्शन हमें सही दिखता है। इट गेट्स क्रश्ड, नहीं, क्रश कौन होगा, बेसिकली जो हमारा प्राइमरी फ्लोएम है वो क्रश हो जाता है बेचारा, लिविंग मे और मे नॉट गेट क्रश्ड, नहीं, वो तो रहेगा ही रहेगा, उसको हटा नहीं सकते। इट गेट्स सराउंडेड बाय प्राइमरी फ्लोएम, नहीं, इट गेट्स सराउंडेड बाय सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम, बाहर सेकेंडरी जाइलम आया, उसके बाहर सेकेंडरी फ्लोएम आया, और छोटा सा कहीं पे प्राइमरी फ्लोएम पड़ा हुआ है,
ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हमारे गलत हो गए। सही ऑप्शन हमें मिलता है ऑप्शन ए, दैट इट गेट्स रिटेन्ड इन द सेंटर ऑफ द एक्सिस, इट गेट्स रिटेन्ड इन द सेंटर ऑफ द एक्सिस। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं ये आंसर हमारा सही है या नहीं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। सो इट इज बेसिकली ऑल अबाउट द कंसेप्ट्स। यहां पर हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर द 6th चैप्टर, दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी, और अगर आ गई हैं तो मुझे जरूर बता देना लाइक करके, कमेंट करके। और आपको ये जो वीडियोस हैं इनको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए इन वीडियोस को मैग्नेट ब्रेन्स ने 2 और जगह अवेलेबल करवा दिया है। एक है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com, और एक है ऐप जो कि अवेलेबल है प्ले स्टोर पर मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से। आप उन दोनों पर फ्री ऑफ कॉस्ट इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। आपको करना क्या पड़ेगा, अगर वेबसाइट पे जाना है आप टाइप करिए www.magnetbrains.com एंड ट्रस्ट मी इट्स द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू एक्सेस द मैग्नेट ब्रेन्स। उस पर टाइप करो www.magnetbrains.com, ऑफिशियल पेज ओपन होगा, वहां लिखा रहता है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। वहां पर आप जो भी पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। जैसे हम इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं ना, सीबीएसई, उस पर क्लिक किया, सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। उसमें से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे क्लिक किया, ऐसा पेज ओपन होगा जहां पे बाकी सारे टीचर्स के इमेज के साथ उनके सब्जेक्ट्स का नाम लिखा हुआ है। जो भी आप पढ़ना चाहते हैं जिस क्लास के लिए, उसे सिलेक्ट कर लीजिए। 11th बायोलॉजी पढ़ना है, यहाँ पर सिलेक्ट करके वॉच नाउ पर क्लिक करिए। जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा जहां पर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इस कोर्स में क्या क्या है, व्हाट चैप्टर वाइज वीडियोस लिखा है। यहां पर जाएंगे, पूरे नीचे सीक्वेंस में चैप्टर वाइज वीडियोस अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि 2 चैप्टर पढ़ने के बाद कोई फीस देनी है, ठीक। उस पे वॉच नाउ क्लिक करिए। ऑलराइट, द वीडियो इज गोइंग टू प्ले इन फ्रंट ऑफ यू, सो यू कैन एक्सेस द प्लेटफॉर्म विदाउट एनी फीस और पेड सब्सक्रिप्शन। अभी पसंद आ गया है, सब समझ में आ गया है तो लाइक जरूर कर देना, इट टेल्स मी योर व्यू। और सब्सक्राइब कर लेना, आप कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपनी पढ़ाई से रिलेटेड मिस नहीं करोगे। शेयर करना इसे सब सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।